2008 में जॉन कार्लिन की एक बुक आई थी जिसका नाम था प्लेइंग द एनिमी। ये बुक नेल्सन मंडेला की उस कमाल की कहानी को बताता है जिसमें उन्होंने 1995 रग्बी वर्ल्ड कप का यूज करके साउथ अफ्रीका को एक करने की कोशिश की थी। जो कंट्री सालों से अपार्थाइड की वजह से बहुत ज्यादा डिवाइडेड थी, रग्बी वर्ल्ड कप का यूज करके वो एक डिवाइडेड नेशन को यूनाइट कर सकते हैं। उन्होंने ये दिखा दिया कि कैसे एक स्पोर्ट दुश्मनी को मिटा सकता है और लोगों को यूनाइट कर सकता है। उन्होंने ये सोचा कि स्प्रिंग बुक्स को सपोर्ट करके वो नेशनल यूनिटी और रिकंसिलिएशन को प्रमोट कर सकते हैं। ये कहानी रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड है। इनविक्टस कहानी की शुरुआत साउथ अफ्रीका से होती है और साल होता है 1990 का। हम देखते हैं नेल्सन मंडेला को 27 साल के बाद विक्टर वर्स्टर प्रिजन से रिहा कर दिया जाता है। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड यानी कि रंगभेद 1948 में शुरू हुआ था और इस दौरान व्हाइट और ब्लैक अफ्रीकन के लिए अलग अलग कानून थे। ब्लैक अफ्रीकन का इस्तेसाल किया गया था यानी कि ऑपरेशन, और इस चीज का एक लंबा सा खूनी इतिहास भी है और नेल्सन मंडेला ने इसके लिए आवाज उठाई थी और इसके लिए इन्हें 1963 में जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया था। और 1980s के दौरान जब साउथ अफ्रीका पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने लगे थे, कई सारी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट को बैन कर दिया था, यहाँ तक कि ओलंपिक्स भी बैन कर दिया था। नेल्सन मंडेला को 27 साल के बाद 11 फरवरी 1990 को रिहा कर दिया गया था और उन पर लगे सारे इल्जामों को माफ कर दिया गया था। और उनकी रिहाई के साथ ही साउथ अफ्रीका की नेशनल पार्टी जिसका नाम ANC था, इनके बीच कुर्सी को लेकर लड़ाई शुरू होने लगी और इसमें कई सारे लोग भी मारे गए थे। नेल्सन मंडेला और साउथ अफ्रीका की सरकार के बीच में 4 साल तक बात चली थी और जिसके नतीजे में 1994 में पहली बार ब्लैक लोगों को वोट करने का अधिकार दिया गया था। ब्लैक अफ्रीकन अपने ही देश में जुल्म सहते रहे और फिर पहली बार नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। साउथ अफ्रीका की हालत ऐसी थी कि सिर्फ 20% व्हाइट लोग 80% इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। और फिर प्रेसिडेंट बनने के बाद मंडेला अपनी प्रेसिडेंसी का चार्ज लेते हैं। यहीं पे न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि नेल्सन मंडेला तो इलेक्शन जीत सकते हैं पर क्या वो सरकार चला सकते हैं। और ये सही भी था क्योंकि नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे थे और नेल्सन मंडेला को सरकार चलाने का कोई भी अनुभव नहीं था। पहले दिन ऑफिस में पहुंचने के बाद मंडेला देखते हैं कि बहुत सारे व्हाइट ऑफिशियल्स अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि मंडेला सिर्फ अपने साथ काम करने के लिए ब्लैक लोगों को ऑफिस पे रखेंगे। मंडेला इन सभी लोगों को बुलाता है और उन्हें कहता है आप में से जो भी जाना चाहते हैं वो शौक से जाए, लेकिन किसी भी इंसान को उसके रंग और उसके लैंग्वेज के बेस पे नहीं निकाला जाएगा। और इस चीज को सुनने के बाद वो सब लोग अपने अपने कामों पर वापस चले जाते हैं। इसी के साथ नेल्सन मंडेला की सिक्योरिटी में और 4 लोगों को रख लिया जाता है और ये 4 लोग व्हाइट ऑफिसर्स होते हैं जबकि मंडेला की सिक्योरिटी में ब्लैक ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन जो इसका सिक्योरिटी इंचार्ज होता है वो मंडेला से कहता है हम इस चीज को अप्रूव नहीं कर सकते क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ टाइम पहले तुम्हें मारने की कोशिश भी की थी। लेकिन मंडेला के लिए जो वो मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहता है वो सबसे जरूरी होती है और वो होती है यूनिटी। अगर वो इस देश में यूनिटी चाहते हैं तो उन्हें सब लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि वो अपने देश को आगे बढ़ा सके। और इसके बाद ये ब्लैक गार्ड्स इनके साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद जेसन अपनी सारी टीम को मंडेला के मंथली शेड्यूल का लिस्ट देते हैं जिसमें से एक दिन उन्हें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले रग्बी मैच का इनॉग्रेशन करना था। साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोग ही रग्बी को खेलते थे और व्हाइट लोग ही रग्बी के फैन भी थे। इस टीम में 1 या 2 ब्लैक प्लेयर्स को शामिल कर दिया गया था, लेकिन जेसन को लगता है मैच के दौरान मंडेला पे व्हाइट लोगों के द्वारा से हमला होने वाला है। साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम का नाम था स्प्रिंग बॉक्स और इसके कैप्टन का नाम था फ्रांसवा। और सारे ब्लैक लोग इस टीम से नफरत करते थे क्योंकि उन्हें ये अफ्रीका का नेशनल टीम नहीं बल्कि व्हाइट लोगों का नेशनल टीम लगता था। और इसी की वजह से यहाँ के बच्चे इस टीम की यूनिफॉर्म फ्री मिलने पर भी नहीं पहनते थे। इसके बाद मंडेला मैच का इनॉग्रेशन करने के लिए जाते हैं और यहाँ पे सारे व्हाइट लोग उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू करते हैं और इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम बुरी तरह से हार जाती है। यहाँ के क्राउड से हमें ये पता चलता है जो ब्लैक अफ्रीकन होते हैं वो इंग्लैंड की टीम को सपोर्ट करते हैं बजाय उन्हें अपनी साउथ अफ्रीकन टीम को सपोर्ट करना चाहिए था। और मंडेला ये चीज देखकर
जाकर अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही था, लेकिन अगर हमें अपने देश को बदलना है तो शुरुआत हमें ही करनी होगी। मैच के दौरान इन्हें पता चलता है कि अफ्रीकन स्पोर्ट कम्युनिटी जो अब पूरी तरह से ANC वर्कर्स से बड़ी पड़ी है, वो अब स्प्रिंग बॉक्स टीम को बैन करने वाले हैं और इसके लिए इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास कर दिया था। इसके बाद मंडेला इनकी मीटिंग में चले जाते हैं और उन्हें अपना डिसीजन वापस लेने के लिए कहते हैं। मंडेला इनसे कहते हैं स्प्रिंग बॉक्स टीम व्हाइट लोगों की प्राइड है और अगर तुम अपनी दुश्मनी में इसको बैन कर दोगे तो इससे आपसी दुश्मनी और बढ़ जाएगी। मंडेला इनको आपसी दुश्मनी बुलाने के लिए कहते हैं और अपने देश में एकजुट होकर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं और उन्हें स्प्रिंग बॉक्स टीम को चालू रखने के लिए मना लेते हैं, क्योंकि अगले साल 1995 में साउथ अफ्रीका में रग्बी वर्ल्ड कप होना था और इस मैच से मंडेला दुनिया को दिखाना चाहते थे कि सारे साउथ अफ्रीकन आपसी दुश्मनी बुलाकर और एक साथ तरक्की की राह पे आगे बढ़ रहे हैं। मंडेला के जहन में रग्बी के जरिए आपसी दुश्मनी खत्म करने का एक बहुत अच्छा चांस था और इसी मैसेज के साथ वो दुनिया भर में अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स पे काम करने लगे और इसी के बीच में नेल्सन मंडेला यूनाइटेड नेशंस में स्पीच भी दे देते हैं। इसके बाद मंडेला अपने देश वापस आ जाते हैं और वो रूटीन से अपना काम शुरू करने लगते हैं। इसके कुछ दिन बाद स्प्रिंग बॉक्स के कैप्टन फ्रांसोस को प्रेसिडेंट ऑफिस से कॉल आती है और उसे एक टी पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था। फ्रांसोस ने इलेक्शंस में वोट नहीं दिया था, बल्कि वो एक नॉन पॉलिटिकल स्पोर्ट्समैन था और इसीलिए वो मंडेला से मिलने के लिए नर्वस भी होता है। मंडेला इनसे कहते हैं कि वर्ल्ड कप में जीतने के लिए तुम्हारी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मंडेला एक विक्टोरियन पोम इनविक्टस की लाइन को दोहराता है कि उसे और बाकी टीम को न सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि पूरे साउथ अफ्रीका के लिए खेलना होगा। मंडेला ये चाहते थे कि रग्बी टीम कड़ी मेहनत करे और किसी भी हालत में वर्ल्ड कप को जीतने की कोशिश करे। तो फ्रांसुआ भी मंडेला को यकीन दिलाता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा और इस मीटिंग के बाद इनकी फोटो न्यूज़पेपर में छप जाती है। दूसरी तरफ ANC पार्टी में कई सारे ऐसे लीडर्स भी थे जो इस बात से यानी मंडेला की सोच से सहमत नहीं थे। मंडेला और उसकी फैमिली अलग अलग रहते थे क्योंकि उनका डाइवोर्स हो गया था। मंडेला के जेल जाने के बाद उनकी वाइफ विनी मंडेला ने ANC और अपने परिवार को संभाला था और उन्होंने भी व्हाइट पुलिस ऑफिसर्स जुल्म को झेला था और वो भी मंडेला की पॉलिसी से सहमत नहीं थे। इसके बाद मंडेला की बेटी उससे बात करने के लिए आती है तो वो भी उन्हें स्प्रिंग बॉक्स से दूर रहने के लिए कहती है। नेल्सन मंडेला की बेटी भी उनकी सोच से सहमत नहीं थी। ANC कंडीशंस के तहत स्प्रिंग बॉक्स रग्बी टीम को देश भर में एक PR कैंपेन के तहत ब्लैक बच्चों को रग्बी खेलना सिखाना था और स्प्रिंग बॉक्स के कई खिलाड़ियों का मानना था कि ये एक स्पोर्ट 50 साल की दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकता और ये ब्लैक बच्चे सिर्फ ब्लैक प्लेयर चेस्टर के साथ खेलने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे ये सभी प्लेयर्स इन बच्चों के करीब आने लगते हैं और इनकी इस ट्रेनिंग वीडियो को टीवी पर चलाया जाता है और बाकी ब्लैक लोग भी इन प्लेयर्स की मेहनत को देखकर इन लोगों को सपोर्ट करने लगते हैं। कुछ महीने के बाद 1995 में रग्बी वर्ल्ड कप शुरू होने लगता है। इस वर्ल्ड कप में 4 ग्रुप्स में 16 टीम्स थी और इन चारों में से एक एक टीम सेमीफाइनल के लिए जाने वाली थी और उनमें से जीतने वाली टीम फाइनल की तरफ। अब फ्रांसुआ सारे प्लेयर्स को अफ्रीकन नेशनल एंथम की स्क्रिप्ट देकर उसको याद करने के लिए कहता है और ये अफ्रीकांस लैंग्वेज में था, ना कि इंग्लिश में। कुछ प्लेयर्स इस चीज के लिए डायरेक्टली मना कर देते हैं और कुछ लोग इन वर्ड्स को बोल भी नहीं पाते थे और कुछ लोगों को ये समझ भी नहीं आता था। फ्रांसुआ इनसे कहता है कि ये गाना ऑप्शनल है और इसका मतलब है कि गॉड ब्लेस अफ्रीका। वर्ल्ड कप में इनका पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है जो कि इनका पुराना दुश्मन होता है। इसके बाद मंडेला भी सभी प्लेयर्स से मिलकर उन्हें मैच जीतने के लिए हौसला देता है और इस मैच में कुछ ब्लैक अफ्रीकन सपोर्टर्स भी आए थे। मैच में साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी हिम्मत और बहादुरी से लड़ती है और बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है और जिसके चलते यहाँ पे सभी लोग ब्लैक और व्हाइट मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। अगले मैच से पहले फ्रांसुआ अपने सारी टीम को लेकर रॉबिन आइलैंड की तरफ जाता है। यहाँ पर वो जेल होती है जिसमें नेल्सन मंडेला ने 18 साल बिताए थे और इस जगह को अब एक म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया था और इन सभी लोगों को ये हैरानी होती है कि कैसे नेल्सन मंडेला ने अपने जिंदगी के 18 साल इस 4 फुट के रूम में गुजारे थे, लेकिन फिर भी उनके दिल में कोई भी शिकायत नहीं होती और बाकी के 9 साल मंडेला ने अलग जेल में बिताए थे। कुल मिलाकर 27 साल वो जेल में रहे थे। इसके बाद एक दिन सुबह की वॉकिंग के दौरान मंडेला रास्ते पे गिर जाते हैं और डॉक्टर इन्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह बताता है। स्प्रिंग बॉक्स की टीम अब लगातार 2 मैच जीतकर फाइनल्स की तरफ पहुंच जाती है और पूरे अफ्रीका में रग्बी का जोश बढ़ने लगा था। सारे ब्लैक और व्हाइट लोग पूरे जोश से अपनी टीम को सपोर्ट करने लगे थे। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम फ्रांस के साथ मुकाबला था और मैच के दौरान यहाँ पे बारिश गिरने लगती है, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम हार ना
ना मानते हुए बारिश में भी खेलने लगती है और इस मैच को जीत जाती है। इसके बाद फाइनल्स का मैच होता है जिसमें इन्हें न्यूजीलैंड की टीम ब्लैक कैप के साथ खेलना था और न्यूजीलैंड को रग्बी में सुपर पावर टीम की तरह से देखा जाता था, जिसमें न्यूजीलैंड पहले हक्का परफॉर्म करती है। फाइनल्स में पहुंचते ही पूरे देश में प्यार और यूनिटी की लहर दौड़ने लगती है और सारे ब्लैक और व्हाइट लोग अपनी टीम को सपोर्ट करने लगते हैं और कई सालों के बाद अफ्रीकन रग्बी टीम को वर्ल्ड कप में खेलने के लिए अलाउ कर दिया गया था और ये टीम पहले ही चांस में फाइनल्स तक आ गई थी। यहाँ पे सभी एक्सपर्ट्स का मानना था कि अफ्रीकन टीम इस लायक नहीं है, लेकिन सबको हैरान करते हुए साउथ अफ्रीका फाइनल्स में पहुंच गई थी। दूसरी तरफ से मंडेला की पर्सनल सिक्योरिटी भी इस खेल को एंजॉय कर रहे थे और वो आपस में ही खेलने लगते हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल होता है और सिक्योरिटी एजेंट ऑफिसर जेसन भी अपनी टीम को अलर्ट रहने के लिए कहता है। फाइनल्स का मैच शुरू होने से पहले ही स्टेडियम के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है जिसके नीचे लिखा था गुड लक स्प्रिंगबॉक और इसी के साथ सारे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। मंडेला भी साउथ अफ्रीकन टीम की जर्सी पहनकर इस मैच की इनॉग्रेशन करते हैं। स्टेडियम के चारों तरफ एक खुशी का माहौल होता है और इस मैच को दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोग टीवी पर देख रहे थे। अब साउथ अफ्रीका का नया एंथम बजाया जाता है जो कि ANC पार्टी का एंथम होता है और एक समय पे इस एंथम को गाने वालों को जेल में बंद किया जाता था, लेकिन अब इस एंथम को ब्लैक और व्हाइट अफ्रीकन्स गर्व के साथ सारी दुनिया के सामने गा रहे होते हैं। ANC के कुछ लोग जो मंडेला के खिलाफ थे वो भी अब मंडेला को सपोर्ट करने लगे, यहाँ तक कि उनकी बेटी भी इसका सपोर्ट करने लगी। स्टेडियम में सारे लोग एंथम को गा रहे होते हैं और दूसरी तरफ से जो लोग घरों में होते हैं वो भी अपने टीवी के सामने खड़े होकर इस एंथम को गा रहे होते हैं और ब्लैक और व्हाइट एक साथ मिलकर अपने टीम को हौसला दे रहे थे। इसके बाद मैच शुरू होता है और जोशुआ अपनी टीम को स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैच आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। यहाँ तक साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का स्कोर एक समान हो जाता है। ये मैच टाई हो जाता है, लेकिन इस मैच में एक्स्ट्रा 20 मिनट्स ऐड किए जाते हैं। सारे प्लेयर्स बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद स्प्रिंगबॉक्स टीम स्कोर्स को न्यूजीलैंड की टीम से ऊपर लेके जाते हैं और बाकी का टाइम डिफेंड करने में लगा देते हैं और ये स्ट्रेटेजी एक फायदेमंद साबित होती है और अंत में साउथ अफ्रीका की टीम 15-12 से जीत जाती है। सारे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ने लगती है, सारे लोग बहुत खुश होते हैं और फ्रांसवा जो इस टीम का कैप्टन होता है वो इस जीत को नेल्सन मंडेला और सारे साउथ अफ्रीकन्स को डेडिकेट करते हैं। नेल्सन मंडेला जिस उम्मीद को लेकर अपने देश को जोड़ने के लिए आगे बढ़े थे और उन्होंने आज वो सपना पूरा भी कर लिया। हम सारे स्टेडियम में देखते हैं व्हाइट और ब्लैक अफ्रीकन्स आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं और उसके बाद सारा देश खुशी मनाने लगता है। जो लोग अपने कलर और अपने लैंग्वेज के ऊपर आपस में भेदभाव करते थे, आज वही लोग सारे भेदभावों को भूल कर एक देश के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये सारी कोशिश नेल्सन मंडेला की होती है जिसमें वो सफल भी होते हैं। इसके बाद मंडेला खुद अपनी टीम को ट्रॉफी देते हैं और हर एक प्लेयर से हैंडशेक करते हैं। इन लोगों ने अपने देश के लिए जो कुछ भी किया था, मंडेला इस टीम का शुक्रिया अदा करता है। सारा देश सड़कों पर खुशियां मना रहा होता है। इसके बाद मंडेला जब इन्हीं रास्तों से होकर अपने घर जाने लगता है तो अपने ड्राइवर से गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस जीत का हिस्सा बनना चाहते थे और सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते थे। उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था, स्पोर्ट्स हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, इट हैज द पावर टू इंस्पायर, इट हैज द पावर टू यूनाइट पीपल इन अ वे दैट लिटिल एल्स डज, स्पोर्ट्स कैन अवेकन होप वेयर देयर वाज प्रीवियसली ओनली डिस्पेयर। इस मूवी में नेल्सन मंडेला की लीडरशिप को दिखाया गया है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल एक्यूमेन को यूज करके ऐसा कमाल किया जो लगता था कि इम्पॉसिबल है। उन्होंने बहुत ही हिम्मत और एक ऐसा रास्ता दिखाया जब उन्होंने स्प्रिंगबॉक्स को हिम्मत दी और उन्हें नेशनल यूनिटी को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया। ये साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री ह्यूमन कनेक्शन की पावर और एडवर्सिटी को ओवरकम करने की इम्पोर्टेंस में इंटरेस्ट रखने वाले हर किसी के लिए जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा।